जब दूसरी जंग अजीम 1945 में अपने उख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, तो दुनिया भर में एक अहम सवाल पैदा हुआ। जापान को हार मानने पर कैसे मजबूर किया जाए? इत्तेहादी अफवाज, जिनमें अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन शामिल थे, जापान के खिलाफ अपनी जंगी कार्रवाइयां तेज कर रही थीं। लेकिन जापान की फौजी ताकत और अज़्म ने उसे हार मानने से रोका हुआ था। इस वक्त तक बहुत सी जंगें हो चुकी थीं और दोनों तरफ बेशुमार जानें ज़ाये हो चुकी थीं। अमेरिका ने उस मसले का हल तलाश करने के लिए एक खफिया मंसूबा शुरू किया, जिसे मैनहट्टन मंसूबा कहा जाता था। इस मंसूबे का मकसद एक नए हथियार की तख्लीक करना था, एटमी बम। इस मंसूबे में दुनिया के बेहतरीन साइंसदान शामिल थे, जैसे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जो इस हथियार की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे थे। एटमी बम की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके जरिए जंग को जल्द खत्म करने की उम्मीद की जा रही थी। जब बम की तैयारी मुकम्मल होने को थी, तो इत्तेहादी रहनुमाओं के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या उन्हें उस खौफनाक हथियार को जापान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ रहनुमाओं का ख्याल था कि अगर एटमी बम इस्तेमाल किया जाए तो यह जंग को फौरी तौर पर खत्म कर सकता है और लाखों जानें बचा सकता है। उनका मानना था कि अगर जापान को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए तो यह जंग को फौरी तौर पर खत्म कर सकता है और लाखों जानें बचा सकता है। फौरी तौर पर शिकस्त दी गई तो इससे इत्तेहादियों की फौजी जानों का नुकसान कम हो जाएगा, जो कि एक तवील और महंगी जंग में पड़ने से बच सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस हार से फायदा उठा सकते हैं, फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि एटमी बम का इस्तेमाल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ फौजी हदफ नहीं बल्कि आम शहरियों को भी निशाना बनाता है। उन लोगों का ख्याल था कि जापान को हार मानने के लिए दूसरे तरीके भी हैं, जैसे कि इक्तिसादी पाबंदियां या मजीद फौजी कार्रवाइयां। उन तमाम बहसों के बाद 25 जुलाई 1945 को अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने एटमी बम के इस्तेमाल की इजाजत दी। उन्होंने ये फैसला किया कि अगर जापान को फौरी तौर पर हार मानने पर मजबूर नहीं किया गया तो ये जंग मजीद तवील हो सकती है, जिससे मजीद जानें ज़ाया होंगी। ये फैसला बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया गया, क्योंकि उसके नताइज इंसानी तारीख में एक नया मोड़ लाने वाले थे। तारीख के सफ़हात में कुछ वाक़यात ने इंसानियत पर उतना गहरा असर नहीं डाला जितना हिरोशिमा और नागासाकी के बमबारियों ने। ये दोनों शहर, जो जापान में जिंदगी और सकाफत के मरकज थे, अगस्त 1945 में एटमी हथियारों की तबाह कन ताकत की वजह से हमेशा के लिए बदल गए। ये बमबारी न सिर्फ दूसरी जंग अजीम के खात्मे का बायस बनी, बल्कि एटमी जंग के खतरे के नए दौर का आगाज भी किया। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद इन अलमनाक वाक़यात के गर्द मौजूद मुख्तलिफ कहानियों का जायजा लेना है, उनके तारीखी पस मंजर, बमबारी के फैसले, फौरी और तवील मद्दती नताइज और उनसे हासिल होने वाले सबक को समझना है। जब हम उस कहानी में दाखिल होंगे तो यह समझना जरूरी है कि यह वाक़यात किस पस मंजर में हुए। 1945 तक दुनिया एक ऐसे तनाज़ा में घिरी हुई थी जिसने लाखों जानें ली थीं और कौमों को दोबारा शक्ल दी थी। महवर ताकतें, जिनमें नाजी जर्मनी, जापानी सल्तनत और फाशिस्ट इटली शामिल थे, अपनी सल्तनतों को तौसिया देने के लिए जारहियत और फतह की कोशिश कर रही थीं। उसके मुकाबले में इत्तेहादी, जिनमें अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया और चीन शामिल थे, अमन और आज़ादी की बहाली के लिए लड़ रहे थे। जंग ने यूरोप और एशिया को तबाह कर दिया और उसके असरात महसूस किए जा रहे थे। उसी पस मंजर में अमेरिका ने एक नए हथियार, एटमी बम की खफिया तरक्की शुरू की थी, जिसे मैनहट्टन मंसूबे के तहत तैयार किया जा रहा था। इस मंसूबे में वक्त के कुछ बड़े साइंसदान शामिल थे, जैसे रॉबर्ट ओपनहाइमर और एनरिको फर्मी, जो एटमी तकसीम की ताकत को समझने के लिए मेहनत कर रहे थे। इस हथियार की ताकत हैरानकुन थी। यह जंग को जल्द खत्म करने का वादा करता था, मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जब यह मंसूबा मुकम्मल होने के करीब पहुंचा तो इत्तेहादी रहनुमाओं को एक अखलाकी और स्ट्रेटेजिक मसले का सामना करना पड़ा। क्या उन्हें यह हथियार जापान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए? हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराने का फैसला बहुत मुतनाज़ा था। हामियों का कहना था कि यह जापान के खिलाफ जंग को जल्द खत्म करने में मदद देगा, जबकि मुखालिफिन ने शहरी आबादी को निशाना बनाने के अखलाकी पहलुओं पर सवाल उठाए। 6 अगस्त 1942 को हिरोशिमा हट किया गया। इस हथियार का पहला निशाना बना। बम, जिसे लिटिल बवाई कहा जाता था,
15 किलो टन TNT के बराबर ताकत के साथ फटा, जिसने शहर को तबाह कर दिया और तकरीबन 1,40,000 लोगों की जानें ली। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फेटमीन बम गिराया गया, जिसके नतीजे में मजीद 17,000 जानें ज़ाया हुई। तबाही और जानों के नुकसान की शिद्दत नाकाबिल तसव्वुर थी, और जिंदा बच जाने वालों, जिन्हें हैबाकोशा कहा जाता है, ने बमबारी के जिस्मानी और नफसियाती जख्मों का सामना किया। बमबारी के फौरी बाद की सूरत हाल बेचैनी और तबाही से भरी हुई थी। अस्पतालों में मरीजों की भरमार थी, और जिंदा बच जाने वालों के लिए बका की जदोजहद एक रोजमर्रा की हकीकत बन गई। बहुत से लोगों को शदीद चोटें आईं, ताबकारी की बीमारी का सामना करना पड़ा और अपने प्यारों को खो दिया। शहर खंडरात में बदल गए, और तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीर जंग की होलनाकी की वाज़ेह मिसाल बन गई। जैसे जैसे दुनिया ने बमबारी की खबर सुनी, इसके बारे में बहसें शुरू हो गईं कि क्या ये जरूरी था और क्या ये अखलाकी तौर पर दरअसल था। बमबारी ने न सिर्फ जंग का खात्मा किया, बल्कि एटमी दौर का आगाज भी किया, जिसने बीन-अल-अक़वामी ताल्लुकात और फौजी हिकमत अमली को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। इन बमबारियों के बाद के सालों में हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत आलमी बहस व मुबाहसे को मुतासिर करती रही। ये बमबारी एटमी हथियारों की दौड़ का आगाज बनी, क्योंकि ममालिक ने अपने एटमी हथियारों की तरक्की की कोशिशें शुरू की। एटमी जंग के अखलाकी पहलुओं ने दुनिया भर में अमन की तहरीकों को जन्म दिया, जहां जिंदा बच जाने वालों ने अपनी कहानियां सुनाएं, ताकि एटमी हथियारों के खात्मे और सुलह की वकालत की जा सके। हिरोशिमा और नागासाकी में हर साल होने वाली यादगारी तकरीबात जंग के इंसानी नुकसानात और इमन के हुसूल की अहमियत की याद दहानी करती हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इन लोगों की याद में बनाई गई है जो इस अलमिये का शिकार हुए, और उन सबक आमोज निकात पर गौर हैं करने के लिए है जो उन वाक़ियात से हमें मिलते हैं। जिंदा बच जाने वालों की गवाहियों, माहिरीन के तजाज़ियों और तारीखी कहानियों के जरिए हम इन फैसलों की पेचीदगियों, मुतासिरीन के तजर्बात और आज की दुनिया में हिरोशिमा और नागासाकी की अहमियत का जायजा लेंगे। जब हम इस सफर पर निकलेंगे तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अमन की नाजिक नवैयत और एटमी तबाही के खतरे से बचने की जरूरत को समझना बहुत अहम है। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, ये अज़्म, उम्मीद और इंसानी रूह की ताकत की कहानी है। ये हमें अपनी तारीख के तारिक पहलुओं का सामना करने का चैलेंज देती है, जबकि हमें एक ऐसे मुस्तकबल के लिए कोशिश करने की भी तहरीक देती है जहां एटमी हथियार खत्म हो जाएं। जब हम इस डॉक्यूमेंट्री में दाखिल होंगे तो आइए हम माजी को याद करें, जिंदा बच जाने वालों की इज्जत करें और एक ऐसे दुनिया के लिए खुद को वक्फ करें जहां अमन गालिब हो। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटमी बम लिटिल बवाई गिराया गया। उसके नतीजे में शहर की जमीन पर एक खौफनाक तबाही आई। लाखों लोग एक लम्हे में हलाक हो गए, और जो बच गए वो शदीद जख्मी और परेशान थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम फेटमीन गिराया गया। इन बमबारियों ने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये फैसला जो एक तरफ जंग को जल्द खत्म करने के लिए किया गया, दूसरी तरफ इंसानी जानों के ज़या का बायस भी बना। उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं। आज भी ये सवाल अहम है और उसके इखलाकी पहलुओं पर बहस जारी है। इस बाब में हमने देखा कि किस तरह एटमी बम का फैसला किया गया और इसके पीछे की वजूहात और नताइज क्या थे। यह फैसला एक तारीखी लम्हा था जिसने दुनिया की समझ को बदल दिया। उसने हमें यह सिखाया कि जंग की तबाही के बावजूद इंसानियत को हमेशा अमन और हमदर्दी के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। 9 अगस्त 1945 को जापान का शहर नागासाकी एटमी बमबारी का निशाना बना। यह बम, जिसे फेटमीन कहा जाता था, दुनिया के दूसरे एटमी हमले का हिस्सा था। हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर बमबारी ने एक बार फिर इंसानियत को हिलाकर रख दिया और उसके असरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं। हिरोशिमा पर बमबारी के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिकी फौज ने नागासाकी को निशाना बनाने का फैसला किया। इस वक्त तक जापान ने हार मानने का ऐलान नहीं किया था और इत्तेहादी अफवाज को यकीन था कि मजीद दबाव डालने की जरूरत है। नागासाकी, जो एक अहम सुनाती शहर था, को बमबारी के लिए मुंतखब किया गया क्योंकि यहाँ कई अहम फौजी और सुनाती मकामात मौजूद थे। अमेरिकी तैयारे B-29 ने नागासाकी की तरफ परवाज की। इस तैयारे में भी कई अफराद शामिल थे
और उसका मकसद बम गिराना था। सुबह 11 बजे 2 मिनट फेटमीन बम नागासाकी के ऊपर गिरा। जब फेटमीन फटा तो इसकी ताकत तकरीबन 20 किलो टन टीएनटी के बराबर थी। धमाके के नतीजे में एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। इस धमाके के असर से तकरीबन 40,000 लोग फौरन हलाक हो गए और मजीद 40,000 लोग बाद में अपनी जानें गंवा बैठे। नागासाकी की जमीन पर एक जबरदस्त आतिशगेर गोला बना जिसने हर चीज को जला दिया। धमाके के बाद शहर में हर तरफ खंडरात, मिलबा और जख्मी लोग नजर आ रहे थे। बहुत से लोग जो बमबारी के वक्त अपने घरों में थे वो भी उस खौफनाक वाकये का शिकार हुए। नागासाकी में भी बहुत से लोग बमबारी के बाद जिंदा रहे, लेकिन उनकी जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली आई। उन्हें शदीद चोटें आईं और बहुत से लोगों को तापकारी की बीमारी का सामना करना पड़ा। ये बीमारी न सिर्फ जिस्मानी सेहत को मुतासर करती है बल्कि जहनी सेहत पर भी बड़ा असर डालती है। बहुत से जिंदा बच जाने वालों ने अपनी कहानियां सुनाई जिनमें खौफ, दर्द और नुकसान की दास्तानें शामिल थीं। उनकी कहानियां हमें ये समझाती हैं कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह इंसानी जिंदगियों को मुतासिर करता है। नागासाकी की तबाही का मंजर भी हिरोशिमा जैसा था, लेकिन यहाँ की जोग्राफियाई हालत ने कुछ फर्क पैदा किया। नागासाकी पहाड़ियों के दरमियान वाक़ा है, जिसकी वजह से बम का असर मुख्तलिफ अंदाज में महसूस हुआ। कुछ इमारतें बच गईं, लेकिन शहर का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बम फटने के बाद शहर में हर तरफ खंडरात, मलबा और जख्मी लोग नजर आ रहे थे। अस्पतालों में मरीजों की भरमार थी और डॉक्टरों के पास इतनी वसाइल नहीं थे कि वो तमाम जख्मियों का इलाज कर सकें। नागासाकी पर बमबारी के बाद दुनिया भर में इस वाकये पर बहस शुरू हुई। कुछ लोगों ने उसे जंग का खात्मा करने का एक मुअस्सिर तरीका समझा, जबकि दूसरों ने उसे एक गैर इंसानी है अमल करार दिया। ये सवालात अब भी अहम हैं। क्या एटमी बम का इस्तेमाल जायज था? क्या उसने वाकई जंग को जल्द खत्म किया या उसने सिर्फ मजीद मसाइल पैदा किए? नागासाकी की बमबारी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह इंसानी जिंदगियों को मुतासिर करता है। ये वाकया एक सबक था कि हम जंग की तबाही कितनी बड़ी हो सकती है और हमें उसके असरात को समझने की जरूरत है। नागासाकी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें जंग की होलनाकियों को खत्म है और हमें उसके असरात को समझने की जरूरत है। करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें अमन की अहमियत को समझना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसी तबाही दोबारा ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम माजी की गलतियों से सीखें और एक बेहतर मुस्तकबल की तरफ बढ़ें। ये बाब हमें नागासाकी की बमबारी की हकीकतों को समझने में मदद करता है। उसने हमें यह सिखाया कि इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा है और हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। नागासाकी की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी है, जो हमें अमन और मोहब्बत की तरफ बढ़ने की तहरीक देती है। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद एटमी बम के इस्तेमाल ने दुनिया भर में एक नई बहस का आगाज किया। इस बाब में हम एटमी बम के इसरात, इंसानी जिंदगियों पर इसके इसरात और आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों पर बात करेंगे। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई तो इन शहरों में इंसानी जिंदगियों की तबाही का एक नया बाब शुरू हुआ। एटमी धमाके के फौरन बाद शहर की बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। इमारतें मिलबे में मिल गईं, सड़कें तबाह हो गईं और लोग बेघर हो गए। बमबारी के नतीजे में हजारों लोग फौरन हलाक हो गए, जबकि बहुत से लोग शदीद जख्मी हालत में बच गए। इंसानी जानों के नुकसान के साथ साथ एटमी बम की ताबकारी ने भी लोगों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए। ताबकारी की बीमारी ने हजारों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। कई अफराद को तवील मद्दी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिनमें कैंसर, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और दीगर सेहत के मसाइल शामिल थे। ये मसाइल सिर्फ बमबारी के फौरन बाद के दिनों में ही नहीं, बल्कि कई सालों बाद भी सामने आते रहे। बमबारी के बाद मुतासरा इलाकों में बहाली का अमल शुरू हुआ, लेकिन यह अमल बहुत मुश्किल और वक्त तलब था। अस्पतालों में जख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ और तभी अमले को वसाइल की कमी का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग अपने प्यारों को खो चुके थे और उनकी जिंदगियों में एक खला पैदा हो गया था। बमबारी के असरात ने जापान की मईशत को भी मुतासिर किया। जंग के बाद जापान को दोबारा तामीर करने में कई साल लगे। बीन-अल-अक़वामी सतह पर भी उस वाक़ये ने बड़ी तब्दीलियां पैदा की। एटमी हथियारों की ताकत ने आलमी ताकतों के दरमियान एक नई सर्द जंग की बुनियाद रखी।
ममालिक ने एटमी हथियारों की दौड़ शुरू की, जिसने आलमी अमन के लिए खतरात पैदा किए। उसके अलावा एटमी बम के इस्तेमाल ने आलमी सतह पर इंसानी हुकूक और जंगी कवानीन के बारे में भी सवालात उठाए। बहुत से लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल इंसानी 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 जिंदगी के हक के खिलाफ है। ये बहस आज भी जारी है कि क्या एटमी हथियारों का इस्तेमाल कभी जायज हो सकता है या नहीं। इस बाब में एक और अहम पहलू ये है कि एटमी बम है कि असरात ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया कि जंग की तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। इसके नतीजे में कई बैन अल-अक़वामी मुआहदे और तंजीमें कायम की गईं, जैसे कि एटमी अदम फैलाओ मुआहदा NPT और देगर जो एटमी हथियारों की तादाद को कम करने और उनके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश कर रही हैं। नागासाकी और हिरोशिमा की कहानियां न सिर्फ जापान की तारीख का हिस्सा हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जंग की होलनाकियों का असर इंसानियत पर किस तरह पड़ता है। ये कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें अमन की कोशिशों को जारी रखना चाहिए और एटमी हथियारों के खतरात से बचने के लिए काम करना चाहिए। एटमी बम के असरात का एक और पहलू ये है कि ये इंसानी नफ्सियात पर भी असरअंदाज होता है। जिन लोगों ने बमबारी के वक्त को देखा, उनके जहनों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की यादें बाकी रह गईं। ये तजुर्बात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे और उसने जापानी माशरे में एक खौफनाक असर छोड़ा। आज दुनिया भर में एटमी हथियारों के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। बहुत से ममालिक और तंजीमें उस बात पर जोर दे रही हैं कि एटमी हथियारों को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत की जा सके। ये एक आलमी मसला है और उसका हल सिर्फ बीन अल-अक़वामी ताउन से ही मुमकिन है। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि एटमी बम के असरात ने दुनिया को एक नई हकीकत का सामना करने पर मजबूर किया। हमें उस बात का इदराक होना चाहिए कि जंग की तबाही की कीमत बहुत ज़्यादा है और हमें अमन की कोशिशों में अपनी भरपूर शिरकत करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम माजी की गलतियों से सीखें और एक बेहतर मुस्तकबल की तरफ बढ़ें। ये बाब हमें ये सिखाता है कि एटमी बम के असरात सिर्फ बमबारी के वक्त तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये तवील मदती असरात मुरतब करते हैं जो इंसानी ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जंग की होलनाकियों से बचने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहने की कोशिश करनी होगी। आज की इस दस्तावेजी फिल्म में हमने एटमी बम की तबाहकारियों, उसके उसरात और इंसानी जिंदगियों पर उसके असरात का जायजा लिया। हमने देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाली बमबारी ने न सिर्फ उन शहरों को मुतासिर किया, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख को भी बदल दिया। ये वाकया इंसानियत के लिए एक सबक है कि जंग की होलनाकियों का असर कितना गहरा और तवील मुद्दी होता है। एटमी बम के इस्तेमाल ने बीन अल-अक़वामी तल्क़ात में एक नई सर्द जंग की बुनियाद रखी, जिसने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। उसके नतीजे में एटमी हथियारों की दौड़ शुरू हुई और दुनिया भर में नए सवालात जन्म लेने लगे। क्या एटमी हथियारों का इस्तेमाल कभी जायज हो सकता है? क्या हम इस तबाही से बचने के लिए कोई मुअस्सिर तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं? हमने ये भी देखा कि बमबारी के बाद मुतासरा लोगों की जिंदगियों में कितना बड़ा खला पैदा हुआ। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि जंग की तबाही सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात पर भी गहरे असरात हैं मुरतब करती है। जिंदा बच जाने वालों की दास्तानें, उनके दर्द और उनकी जदोजहद हमें ये सिखाती हैं कि हमें अमन की कोशिशों को जारी रखना चाहिए। आज दुनिया भर में एटमी हथियारों के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। बहुत सी तंजीमें और अफराद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें एटमी हथियारों को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम एक महफूज और पुरअमन दुनिया की तरफ बढ़ सकें। ये एक आलमी मसला है
और उसका हल सिर्फ बीन अल-अक़वामी ताउन से ही मुमकिन है। हमें ये समझना होगा कि जंग की होलनाकियों का असर इंसानियत पर किस तरह पड़ता है। हमें माजी की गलतियों से सीखने की जरूरत है और एक बेहतर मुस्तकबल के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहने की कोशिश करें और एटमी हथियारों के खतरात से बचने के लिए मिलकर काम करें। आज की इस दस्तावेजी फिल्म ने हमें यह सिखाया कि एटमी बम के उसरात सिर्फ बमबारी के वक्त तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये तवील मद्दती उसरात मुरतब करते हैं जो इंसानी जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जंग की होलनाकियों से बचने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। आपका शुक्रिया कि आपने इस दस्तावेजी फिल्म को देखा। अगर हैं आपको यह मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोजाना नई और दिलचस्प तारीखी वीडियोस पेश करते हैं। मजीद दस्तावेजी फिल्मों और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हमायत हमारे लिए बहुत अहम है और हम आपको मजीद मालूमाती मवाद फराहम करने के लिए पुरज़म हैं।